हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं बेनेडिक्ट थियोफेलिंग टेस्ट कहते हैं। और इसके इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं छोटा सा टॉपिक है फेलिंग टेस्ट, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेनेडिक्ट कहते हैं। ये होती क्या है। तो देखो, हम लोग शुगर के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोजन, उसमें क्या रहता है, माल्टोज रहता है, लैक्टोज रहता है, सुक्रोज रहता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखो, उसमें हम लोग जानते हैं कि एक साइड क्या रहता है, एक साइड में क्या रहता है, फंक्शनल कार्बन लगी हुई रहती है। तो फंक्शनल कार्बन अगर फ्री रहेगा, मतलब फंक्शनल कार्बन अगर किसी के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बना रहा होगा, अगर वो फ्री रहेगा, अगर कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, तो क्या होता है, वो साइड हो जाता है रिड्यूसिंग, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कार्बन जिसका फंक्शनल कार्बन फ्री होगा, मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, जब भी बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, और हम लोग उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कह देंगे। वही हो जाता है फेलिंग टेस्ट। टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन reducing और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, इसी को डिटरमाइन करने को हम लोग क्या कहते हैं, वही हो जाता है फेलिंग टेस्ट, या उसको बेनेडिक्ट कहते हैं। तो आप पहले समझ लेते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। टू मेक रिड्यूस, अब रिड्यूस कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो Cu2+, ठीक है, तो इसको अगर रिड्यूसिंग बनाना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, Cu+। क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टू मेक रिड्यूस कॉल्ड, मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। अब ये होता कहाँ है, जितने भी फंक्शनल कार्बन होते हैं, जितने भी ऐसा कार्बन, मतलब कि ऐसा शुगर जिसमें कि फंक्शनल कार्बन अगर फ्री रहेगा, अगर वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, वो ऑब्वियसली जो शुगर रहता है वो क्या बनाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर वो किसी के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बना रहा हो तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल कार्बन कार्बन of any sugar is free। यहाँ पर लिख देते हैं if functional carbon of any sugar is free। अब फंक्शनल कार्बन कौन सा होता है, C1। ठीक है, फर्स्ट कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल कार्बन कहते हैं। तो if functional carbon of any sugar is free, then it make reducing sugar। तो क्या बना लेता है, वही बना लेता है रिड्यूसिंग शुगर। अगर इसके एग्जांपल लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, माल्टोज, लैक्टोज, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जितने भी ग्लाइकोजन होते हैं, राइट साइड, ईटीसी। ठीक है, और कौन नहीं होता है, तो देखो यहाँ पर लिख दिया माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज नहीं लिखे, बिकॉज सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कुछ नहीं करता रहता है। कौन कौन करता है, जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं, जितने भी माल्टोज होते हैं, जितने भी लैक्टोज होते हैं, या जो भी ग्लाइकोजन जिसका राइट साइड फ्री रहता है, तो वो क्या बना देता है, वही बना देता है
वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। अगेन समझ लेते हैं, देखो इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम के थ्रू मतलब कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। मोनोसेकेराइड अगर हम लोग ग्लाइकोजन का एक ही अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक शुगर अगर बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो मोनोसेकेराइड हो जाएगा। तो उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे करके कब वो रिड्यूसिंग रहता है और कब वो नॉन रिड्यूसिंग रहता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं बेनेडिक्ट या फर्लिंग टेस्ट क्या होता है। तो देखो ये टेस्ट किया जाता है ये पता करने के लिए कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, टू डिटरमाइन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अगर हम लोग को मतलब कि रिड्यूसिंग हो रही है, रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि वो खत्म निकलते जा रही है, तो रिड्यूस कब होगा, जैसे कि Cu2+ लिखी है और वहां पर अगर Cu+ आ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो अगर किसी भी कार्बन का अगर वो किसी भी शुगर का अगर किसी भी शुगर का फंक्शनल कार्बन जो रहेगा वो अगर फ्री रहेगा, फंक्शनल कार्बन कहने का मतलब जो फर्स्ट कार्बन रहेगा वो अगर फ्री रहेगा, फ्री कहने का मतलब वो ये हुआ कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। और ऑब्वियसली शुगर है तो शुगर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा लिंकेज बनाएगा, तो शुगर बनाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर वो किसी के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बना रहा होगा, अगर उसका फंक्शनल कार्बन किसी भी दूसरे शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बना रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। इस एग्जांपल में क्या होते हैं, जितने भी माल्टोज होते हैं वो सारे होते हैं, सुक्रोज होते हैं, या जो ग्लाइकोजन जिसका राइट साइड, ऑब्वियसली ऐसे अगर ग्लाइकोजन बहुत सारा रहेगा तो जिसका राइट साइड जो रहेगा ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो राइट साइड में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। फिर इसके अलावा जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे हो जाते हैं रिड्यूसिंग। ठीक, उसका फंक्शनल कार्बन फ्री रहते हैं इसलिए वो सारे रिड्यूसिंग हो जाते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज आ जाता है ओलिगोसेकेराइड में, बट ये क्या रहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, so सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, अदरवाइज माल्टोज लैक्टोज इज रिड्यूसिंग। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग एक ग्लाइकोजन को बनाएंगे, ठीक है, एक मोनोसेकेराइड बनाएंगे, एक शुगर बनाएंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग क्या बनाएंगे, पायरानोज रिंग बनाएंगे, जो कुछ ऐसी बनती है और हम लोग इसको बहुत बार बना चुके हैं। क्योंकि बहुत बार मतलब कि जब हम लोग मोनोसेकेराइड पढ़ रहे थे, जब हम लोग ऑलिगोसेकेराइड पढ़ रहे थे, जब पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे थे, उस टाइम में ये हजारों बार ये डायग्राम को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बना करके देखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कार्बन हो जाता है, ये जितना भी एंड है मतलब कि देखो जितने भी कोने हैं ना, ऑब्वियसली इसमें 6 कोना है, बट यहाँ पर एक जगह ओ लिखी है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को छोड़कर मतलब इस कोने को छोड़कर बाकी कितने कोने बचे, 5 बचे, मतलब कि 5 कार्बन इसमें विद इन द रिंग, रिंग के अंदर में टोटल 5 कार्बन रहेंगे। 6 कार्बन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक कोने पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट, कार्बन नहीं रहेगा वहां पर। तो बाकी 5 कोने जो है वहां पर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। इसका मतलब जितने भी एंड है, जितने भी कॉर्नर है, इन सब पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ से काउंटिंग होती है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ऐसे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H और OH लगता है, HOH, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा HOH, यहाँ पर उल्टा लगेगा OH, फिर यहाँ पर HOH, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो देखो ऐसा करके कुछ होता है, H और OH, ये क्यों लग रहा है इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बता रखी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन 2 वैलेंसी, देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो अपना एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ पूरा कर रहा है, एक वैलेंसी ये सेकंड नंबर कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, बट फिर भी तो उसकी 2 वैलेंसी बच रही है ना। तो वो ये कैसे करेगा कि H और OH लग करके, हाइड्रोजन लग करके और OH लग करके क्या होगा, ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये एक कार्बन हुआ, सॉरी ये एक शुगर बनाई। ठीक है, अब ये जो शुगर है इसका अगर फंक्शनल कार्बन देखोगे, ये क्या है, इसका फंक्शनल कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शनल कार्बन कहते हैं। इसका अगर आप फंक्शनल कार्बन देखोगे तो ये क्या है, फ्री है। फ्री कहने का मतलब ये किसी के साथ अभी लिंकेज नहीं बना रखा है, किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बना रखा है, कुछ भी नहीं है, फ्री है एकदम। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर नॉन रिड्यूसिंग कैसे बन जाता है, तो अभी हम लोग नॉन रिड्यूसिंग को देखने वाले। अब देखो यहीं पर अगर हम लोग दूसरा कार्बन बना लें, सॉरी दूसरा शुगर बना ले अगर हम लोग,
तो वो भी अगेन कुछ ऐसा ही बनता है, दूसरा शुगर भी बनाएंगे, ऑब्वियसली शुगर है सेम ही बनेगा। एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, एच ओ एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच, नीचे एच हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरा ये क्या हो गया, ये दूसरा शुगर हो गया। ऑब्वियसली इसमें सेम है, फर्स्ट में यहाँ पर अगेन कि यहाँ पर दो वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रही है, बट कार्बन की दो वैलेंसी बच रही है, तो वो एच और ओ एच लगा के पूरा हो गया। यहाँ पर उल्टा क्यों लिखे, ओ एच ऊपर एच नीचे, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि अगर कहीं पर हम लोग ग्लूकोज को पहचानना है, ग्लाइकोजन को पहचानना है, तो वहाँ पर वो हम लोग थर्ड कार्बन के थ्रू ही पहचानते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओ एच ऊपर रहता है, एच नीचे रहता है। ठीक है, ये एक सेकेंड शुगर हो गई। अब देखो यहाँ पर दो शुगर एक साथ जुड़ रही है, तो इसके साथ यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। और जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी एक लिंकेज बनती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वाटर रिड्यूस होता है, मतलब वहां से वाटर बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी देखना हम लोग कहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, अगर आप देखोगे तो देखो हम लोग एच ओ एच को ऐसे भी लिख सकते हैं, बन रहा है H2O, ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और वाटर बनने से क्या हो जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनने के बाद कैसे रहेगा, फिर ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं रह जाएगा, फिर कहाँ पर क्या, यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर रहेगा भी, हाँ रहेगा, कहाँ पर रहेगा, यहाँ। तो मैं लिखवाई थी एग्जाम्पल में कि ग्लाइकोजन के राइट साइड में क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो ये क्या हुआ, ये राइट साइड हुआ। अगर आप राइट साइड देखोगे तो देखो अगेन यहाँ पर फंक्शनल कार्बन खाली हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्री है यहाँ पर फंक्शनल कार्बन, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। अगर यहाँ पर एक और शुगर ला करके जोड़ देंगे, तो उसका अगला वाला जो रहेगा, मतलब कि थर्ड नंबर अगर शुगर आकर के जोड़ देंगे, तो थर्ड नंबर कार्बन का जो थर्ड नंबर शुगर का जो फंक्शनल कार्बन हो जाएगा, अगेन वो फ्री रहेगा, तो वो क्या बना देगा, वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉन रिड्यूसिंग हुआ। यहाँ पर एक और कार्बन जोड़ देंगे तो ये कार्बन नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, अगला वाला कार्बन का जो अगला वाला शुगर का जो फंक्शनल कार्बन हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन में अगर आप कितना भी चेन बनाओगे, तो जो राइट साइड में रहेगा वो हमेशा फ्री रहेगा, और जो फ्री रहता है वो क्या बनकर रहता है, वो रहता है रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बनने के बाद ये कैसा दिखेगा, उसको बना के देख लेते हैं एक बार। एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, नीचे एच रहेगा। ठीक है, सेकेंड भी यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर वही होगा एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच, नीचे एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, वाटर रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर घूम जाएगा, एक ऑक्सीजन बच रही थी, ऑक्सीजन के साथ ये क्या हुआ, ये बॉन्ड बन गई। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लिंकेज को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो लिंकेज बन रही है, पता है कौन सा है, ये है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो ये अगर फर्स्ट शुगर है, ये फर्स्ट शुगर है, ये सेकेंड शुगर है, ये जो है ये सेकेंड शुगर है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा क्या फर्स्ट का शुगर जो है, फर्स्ट शुगर है क्या एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट शुगर का जो फंक्शनल कार्बन है, फंक्शनल कार्बन वो क्या बना रहा है, वो बॉन्ड बना रहा है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है सेकेंड नंबर शुगर के साथ, तो ये इसका रिड्यूसिंग शुगर नहीं हुआ, ये नॉन रिड्यूसिंग हुआ। बट ये अगर पूछा जाएगा ये सेकेंड नंबर शुगर जो है, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, ऑब्वियसली हाँ, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्योंकि अगर इसका आप अगर फंक्शनल कार्बन देखोगे, फंक्शनल कार्बन कहने का मतलब फर्स्ट नंबर कार्बन, और फर्स्ट नंबर कार्बन जो फ्री है, फ्री होने का मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया। तो फर्स्ट शुगर का फंक्शनल कार्बन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बट वही सेकेंड शुगर का फंक्शनल कार्बन रिड्यूसिंग शुगर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेलिंग टेस्ट क्या होता है, या हम लोग उसको क्या कहते हैं, बेनिफिट भी कहते हैं। अगेन एक बात बता रही हूँ कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि पता कर सके कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका सिंपल सा ये ट्रिक है कि अगर फंक्शनल कार्बन फ्री रहेगा तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, वो रिड्यूस करता रहेगा, बट वो अगर बॉन्ड बना लेगा तो ऑब्वियसली वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो कहाँ से चेक किया जाता है, तो फर्स्ट नंबर कार्बन को देकर के चेक किया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, जिसके जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद माल्टोज जो होता है, लैक्टोज होता है, इसके बाद ग्लाइकोजन जो राइट साइड में रहेगा
वो हमेशा रिड्यूसिंग रहेगा, बाकी नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर दिया जाता है कि सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। सुक्रोज जो कि ऑलिगोसैकेराइड होता है वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि उसका भी स्ट्रक्चर बता दो कैसे वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो उसमें उतना हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुक्रोज का स्ट्रक्चर हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, जो एनसीईआरटी में रहेगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सुक्रोज के बारे में बस इतना दिया गया कि सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग, मतलब सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग। आई होप कि आप लोगों को ये स्पेलिंग टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग एमिनो एसिड के बारे में पढ़ रखे थे कि एमिनो एसिड कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। ये किस बेसिस पर डिपेंड करता है, तो ये देखो हम लोग एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाए हुए देखे थे, तो उसमें एक आर ग्रुप होता है। अगर आर ग्रुप पर कोई एसिडिक ग्रुप आकर के बैठ जाता है, एसिडिक ग्रुप कहने का मतलब अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर के बैठ जाता है, तो एसिड क्या हो जाता है, वो एमिनो एसिड हो जाता है, एसिडिक एमिनो एसिड। वही अगर कोई एमिनो ग्रुप आकर के आर वेरिएबल पे बैठ जाता है, तो वो हो जाता है बेसिक एमिनो एसिड। और वही अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो एसिड को बराबर करने वाला अगर कोई ग्रुप आकर के बैठ जाता है, तो वो हो जाता है न्यूट्रल एमिनो एसिड। इसके बारे में हम लोग पढ़ रखे थे। अब देखो अगेन एमिनो एसिड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है, तो देखो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। अब ये किस बेसिस पर होता है, तो ये इस बेसिस पर होता है कि कौन सा एमिनो एसिड हमारे बॉडी में बनता है और कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, ठीक है। इसी के बेसिस पर इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक हो जाता है एसेंस एमिनो एसिड, ऑब्वियसली एक एसेंशियल हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। तो एक हो जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड, एक हो जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब क्या होता है दोनों के बारे में एक बात बताओ, अगर हम लोगों को चीज खरीदना रहता है और कहीं जाते हैं हम लोग और रास्ते में कोई कपड़े या कुछ भी हम लोग को पसंद आ जाता है, जब तक नहीं खरीदा रहता है तब तक रहता है कि क्या है, उसके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। कोई कपड़ा रहता है देख लिए रहते हैं हमको खरीदना ही है। तो कोई चीज जो हमारे पास नहीं रहती, ऑब्वियसली हम उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं। बट वही जब कोई कपड़े हम लोग खरीद कर ले आते हैं, फिर 1-2 दिन पहनते हैं और फिर फेंका जाता है वो, मतलब इधर उधर पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एमिनो एसिड बनता है उसकी रिस्पेक्ट हम लोग नहीं करते, और जो नहीं बनता है उसकी रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं। आई थिंक इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा एमिनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनता है, मतलब उसको हम लोग अपने डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। हम लोग अगर खाना खाते हैं तो उसके थ्रू लेना पड़ता है, टैबलेट के थ्रू, प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं तो उसके थ्रू जो एमिनो एसिड लेना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड। बट ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ऑब्वियसली हम लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो हो जाते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अगेन बता रही हूँ, एमिनो एसिड को क्लासिफाई कर दिया गया 2 पार्ट में, किस बेसिस पर, ये कि कौन हमारे बॉडी में बनता है, कौन हमारे बॉडी में नहीं बनता है। जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, जो चीज हमारे पास नहीं रहती, हम लोग उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे दोस्त के पास अगर कुछ नहीं रहता है, हमारे पास रहता है, तो भाई हम लोग बोलते हैं कि नहीं हमें वो चाहिए। अगर कोई बुक्स की भी बात किया जाए तो अगर उसके पास कोई दूसरा बुक रहता है, हमारे पास कोई दूसरा रहता है, हम चाहते हैं कि अगर वो बुक हम बना लेंगे तो हम भी टॉपर बन जाए, ठीक है। तो जो चीज हमारे पास नहीं रहती हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो चीज हमारे पास रहती है फिर वो तो कुछ दिन रिस्पेक्ट होती है, फिर किसी कोने में फेंका हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे ही ऐसा एमिनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनता है, हमारा बॉडी उसको सिंथेसिस नहीं करता है, वैसे एमिनो एसिड को हम लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम लोग उसको लेना है तो डाइट के थ्रू ही ले सकते हैं, हमारा बॉडी उसको नहीं बना सकता। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब ऐसा एमिनो एसिड जिसको हम लोग अपने डाइट के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जो हमारे बॉडी में पहले से बन रहा है, हमारे बॉडी उसको सिंथेसिस कर सकता है, तो वही हो जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में क्या लिखेंगे, acid that do not synthesis by our body, we have to take it, we have to take it through our diet,
या हम लोग कह सकते हैं कि डाइटरी फूड कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जिसे हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं करता है, जिसे हमें अपने डाइट के थ्रू, अपने डाइटरी फूड के थ्रू लेना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो ऐसा नहीं होता उसको हम लोग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। आई थिंक अगर आप देखते होंगे कि जो कोई भी अगर आदमी, अगर कोई जो जिम वगैरह करता है, वो सब प्रोटीन इंटेक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन रहते हैं जो कि हमारे बॉडी में बनते हैं, बट कुछ ऐसे रहते हैं जो कि हमारा बॉडी उसको सिंथेसिस नहीं कर पाता है। बट ऑब्वियसली जो जिम करता है उन सबको चाहिए रहता है वो, तो उसको उसको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल क्या हो जाता है? एमिनो एसिड दैट आर सिंथेसिस called non-essential सिंथेसिस करता है, हम उसको डाइट के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अगेन एक बार समझा देती हूँ कि एमिनो एसिड को टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इससे पहले भी क्लासिफिकेशन हुआ था, बट वो आर वेरिएबल के बेसिस पर हुआ था। मतलब कि आर वेरिएबल पर एसिडिक ग्रुप आकर बैठ जाएगा तो एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा, बेसिक ग्रुप आकर के बैठ जाएगा तो बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। बट अगर दोनों बराबर में आकर बैठ गया तो वो न्यूट्रल एमिनो एसिड हो जाएगा, वो अलग था। ये किस बेसिस पर है? ये इस बेसिस पर है कि कौन सा एमिनो एसिड किस एमिनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसिस करता है और किस एमिनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं करता है। अगर किसी अमीनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसिस करता है तो इसको हम लोग कह देते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम लोग को उसे डाइट के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग कह देते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसा अमीनो एसिड जो कि हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं करता है, अगर हमें उसको चाहिए तो हम लोग को उसको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ेगा, तो वैसे अमीनो एसिड को हम लोग कह देते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आपको यूज रहा होगा, प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।